हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास +2 के अंदर अपने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं और उन न्यूमेरिकल्स में हम कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे पेंडिंग है। मैं आज आपको इस न्यूमेरिकल के पोर्शन का सबसे लास्ट लेक्चर दे रहा हूं और न्यूमेरिकल के इस पोर्शन में जो बात मुझे आपसे करनी है वो हमारे पास, आपको याद होगा, हम लोगों के पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट दे रखी थी। It was infinite plane sheet। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट दे रखी हो और उसके ऊपर चार्ज हो तो उसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास शीट तो इनफाइनाइट ही हो लेकिन उसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, हम कहेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ सम थिकनेस। अगर उसकी कुछ थिकनेस हो तो उस केस में हम उसको कहेंगे दिस इज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ सम थिकनेस। उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यानी कि आपके पास फाइनाइट प्लेन शीट हो, उसके ऊपर चार्ज हो, तो उसकी वजह से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास इनफाइनाइट प्लेन शीट ही हो लेकिन उसकी कुछ थिकनेस हो तो उस केस में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो अब हम यहां पर इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल करते हैं। आप समझिए वो न्यूमेरिकल कैसे होंगे, हमें किस हिसाब से उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है। पहला न्यूमेरिकल जो मैं अभी आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 109। न्यूमेरिकल नंबर 109 क्या है उसको समझिए, उसके बारे में फिर हम आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 109 ये कहता है ए चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। इसने कहा कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और जो चार्ज पार्टिकल आपके पास है उसके ऊपर चार्ज -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, यानी कि -3 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम चार्ज आपके पास है, इज प्लेस्ड क्लोज टू ए शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हमने एक शीट के पास रखा जिस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है 5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द शीट ऑफ द चार्ज। आपको पार्टिकल और शीट ऑफ चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करनी है। आप इस क्वेश्चन को पहले समझिए, आप किस तरीके से इसको देखेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। गौर से सुनिए, आपने सबसे पहले यहां पर एक चार्ज पार्टिकल लिया है, जिस चार्ज पार्टिकल के ऊपर आपने चार्ज ले लिया है, तो ये रहा, ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये रहा, और ये जो चार्ज पार्टिकल आपने लिया है, इस चार्ज पार्टिकल पे आपने चार्ज लिया, दिस इज -3 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। ये चार्ज आपने यहां पर लिया और इस चार्ज पार्टिकल के पास आपने एक शीट को रखा। ये लीजिए, ये शीट आपने यहां पर रखी है और जो ये शीट है इस शीट के ऊपर भी चार्ज है, यानी कि ये एक चार्ज शीट है। तो आपने इस शीट के ऊपर चार्ज कहा, ये आपके पास एक चार्ज शीट है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर आपने चार्ज शीट ले ली है। अब आप एक बात बताइए, जब आपने यहां पर कोई चार्ज शीट ले ली है तो इस शीट के ऊपर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्ज है, डेफिनेटली शीट के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है वो देखिए, आपको कैलकुलेट करना है कि इस शीट की वजह से यहां पर जो चार्ज रखा है इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इस शीट की वजह से यहां पर जो नेगेटिव चार्ज रखा है उस नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, that force we have to calculate. But
मैंने तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी रखा है, रियलिटी में इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन इनके बीच में अगर डिस्टेंस नहीं है तो ठीक है, हम इसके ऊपर आगे चलते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, ये जो शीट आपके पास है, इस शीट पे जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। आई रिपीट, ये आपके पास एक चार्ज शीट है, इस शीट के ऊपर क्यू चार्ज है, इस शीट की वजह से जो चार्ज इस पे है, उस चार्ज की वजह से यहां पर इस पॉइंट पर, यहां पर O पॉइंट रखा है, और इसी O पॉइंट पे आपने एक चार्ज पार्टिकल रखा है। तो इस शीट पे जो चार्ज है, उस चार्ज की वजह से यहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो डेफिनेटली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और इसी पॉइंट पर आपने एक क्यू चार्ज रखा है। तो एक बात बताइए, पहले तो यहां पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। E इज इक्वल टू, हम अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहां पर आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहीं पर भी फाइनाइट थिकनेस वाली शीट नहीं कहा है, तो ये शीट आपके पास इनफाइनाइट थिकनेस वाली है। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता हूं, पहले एक बात सुन लीजिए। यहां पर आपने शीट ली, शीट के ऊपर ये चार्ज है जो पूरी शीट पे फैला हुआ है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये रही, और इसी पॉइंट पर, O पॉइंट पर जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, उसी पॉइंट पर आपने यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। बताइए इस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगेगी, आपको ये फोर्स कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली बात, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकाल ली, आपने चार्ज पार्टिकल यहां पर देख लिया, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कहता है कि अगर कहीं पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, तो उसी पॉइंट पे जो चार्ज रखा जाएगा, उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे ली, यहीं पर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल रखा है, तो बताइए उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा। फोर्स विल बी इक्वल टू E इंटू क्यू। जो फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पे, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू E इंटू क्यू। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, आप यहां पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए फोर्स की वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रही, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको बंद करो, और साथ में यहां पर क्यू चार्ज भी दे रखा है। आगे चलो, नेक्स्ट F इज इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू आपको प्रॉपर गिवन है, दिस इज 5 इंटू 10 टू पावर -6। ये आपके पास ये रही, अपॉन में यहां पर हुआ 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, और उसकी वैल्यू हुई 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। ये आपके पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू होती है। साथ में Q चार्ज हो गया, और जो Q चार्ज की वैल्यू आपके पास ये वाली आई है, दिस इज 3 इंटू 10 टू पावर -6। आप ये मत सोचिएगा कि यहां पर आपने नेगेटिव साइन लगाया है, यहां पर नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया, कारण क्योंकि हम यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास ये आया, जब आप इसको सोल्व कर दोगे तो उस केस में आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और वो वाली वैल्यू आपके पास है, दिस इज 0.847 न्यूटन। ये वाला फोर्स आपके पास आ गया है। अब हम यहां पे फोर्स की डायरेक्शन को देखते हैं। सबसे पहली बात आप ये देखिए, यहां पर ये चार्ज है शीट पे, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बी अलोंग दिस साइड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में बनती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इधर ले ली है, तो ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहां पर आप जानते हैं कितनी होती है, दिस इज F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरीके से ले सकते हैं, या आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये हो चुकी है। अब आप एक बात बताइए, आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि इस डायरेक्शन में है, प्रॉपर बनाओगे तो पूरी प्रॉपर डायरेक्शन आपको ऐसे मिलेगी। ये लीजिए, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और बना दीजिए, ये रही,
और बना दीजिए, ये रही। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस वे है, इस डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है अपनी डायरेक्शन के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल पे फोर्स लगाया अपनी डायरेक्शन के अपोजिट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो फोर्स की डायरेक्शन विल बी अलोंग दिस। तो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, क्योंकि चार्ज है ना, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को इस शीट के पास लेकर जाती है। तो ये फोर्स है तो, लेकिन ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि ये शीट इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींचती है। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी आप किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रखना चाहते हो तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। चलिए, ये आपके पास इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो आपको यहां पर लिखना है, दिस इज फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, साथ में लिख दीजिए अट्रैक्टिव। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर 110, यानी कि 110। दिस इज क्वेश्चन नंबर 110। समझिए, क्वेश्चन नंबर 110 में क्या कहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसने कहा है ए पार्टिकल ऑफ मास 9 into 10⁻⁻5 ग्राम। तो आपके पास एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल का मास 9 into 10⁻⁻5 ग्राम, इस इतने मास वाला पार्टिकल आपके पास एक है। आगे चलिए, इज केप्ट ओवर ए लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 into 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। कहता है एक चार्ज पार्टिकल आपने ले लिया, ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल का मास आपके पास दे रखा है। आगे चलिए, और उसको आपने रखा है एक लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट पे, ठीक है, उसके पास हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, उस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास है। दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 5 into 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़िए, और क्या कहता है, व्हाट चार्ज वुड बी गिवन टू दिस पार्टिकल, ओके, सो दैट इफ रिलीज्ड इट डज नॉट फॉल डाउन। चलिए, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। आप यहां पर इसने कहा क्या है, देखिए, क्वेश्चन में ये कहा कि आपने एक प्लेन शीट ले ली है, तो ठीक है, ये रही आपके पास एक प्लेन शीट ये आपने एक प्लेन शीट ले ली है, और इस प्लेन शीट पे चार्ज है, तो वो भी ठीक है। लीजिए, इस प्लेन शीट पे आपने यहां पर चार्ज लिया, और प्लेन शीट पे चार्ज कितना है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस प्लेन शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमें गिवन है 5 into 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने इससे थोड़ा सा बिल्कुल यहां पर नजदीक ही हम लोगों ने एक पार्टिकल ले लिया, ये रहा, ठीक है। अब इस पार्टिकल का मास आपको दे रखा है 9 into 10⁻⁻5 ग्राम, ये इस पार्टिकल का मास है। आप ये बताइए, जब मैं इस पार्टिकल को पकड़े हुए हूं तो ये पार्टिकल यहां पर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। जैसे मैं इस पार्टिकल को छोड़ दूंगा, ये पार्टिकल नीचे आना शुरू कर देगा, और ये पार्टिकल नीचे आना शुरू करेगा, तो ये अपने इस mg वेट से ये पार्टिकल नीचे आना शुरू करता है। आप सिर्फ मुझे एक पॉइंट का जवाब दीजिए, और जो आप ध्यान से सोच समझ के मुझे बताएंगे उस बात को सोचिए। मैं इस चार्ज पार्टिकल को, जिसका मास मुझे पता है, मैं इसको कितना चार्ज दूं कि ये पार्टिकल नीचे ना आए, ये पार्टिकल यहीं पर रहे। कारण सुनिए क्या है। अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को चार्ज देता हूं, यहां पर जो मास इसका है, अगर मैं इस पार्टिकल को चार्ज दे दूं, इस पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल बना दूं, तो उससे क्या होगा, ये शीट पे भी चार्ज है, इस पार्टिकल पे भी चार्ज आ गया, तो ये शीट
इस चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी। अगर शीट पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं कहूंगा शीट पे पॉजिटिव चार्ज है। आप लोग सर कैसे है? क्योंकि शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, दैट इज पॉजिटिव, इसलिए शीट पे चार्ज भी पॉजिटिव है। तो ठीक है, अब आप बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज वाली शीट आपके पास है, इससे कुछ डिस्टेंस पे आपने यहां पर एक पार्टिकल लिया, पार्टिकल पे क्यू चार्ज है। आप इस क्यू चार्ज को बताओ, ये क्यू चार्ज, पहली बात तो ये बताइए नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? अगर तो ये क्यू चार्ज होता है नेगेटिव, तो ये शीट इस क्यू चार्ज को खींच लेगी और ये नीचे आना चाहता है mg से, और ये शीट भी खींचेगी, तो डेफिनेटली ये नीचे ही गिरेगा, ये शीट पे आके गिर जाएगा। दूसरा केस, अगर इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, ये शीट इस चार्ज को ऊपर की तरफ रिपेल करेगी, ये रही, तो ऊपर की तरफ इस शीट ने इस चार्ज को ऊपर की तरफ रिपेल किया, और इस शीट ने इस चार्ज को ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया है, वो फोर्स उतना ही है, कितना है? उतना ही है जितने फोर्स से ये शीट नीचे की तरफ जा रही थी। ये शीट नीचे जा रही थी mg फोर्स से, कितने फोर्स से? mg फोर्स से ये वाली शीट नीचे की तरफ जा रही थी, और इस शीट के ऊपर जो चार्ज है, सॉरी, ये पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा था mg फोर्स से, क्योंकि इसका वेट है, और इस शीट ने इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ रिपेल किया, ताकि ये F और ये mg दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाए और ये पार्टिकल यहीं पर रुक जाए। इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन है तो ये कंफर्म है कि ये फोर्स और ये mg दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। क्लियर? तो आप कहोगे F इज इक्वल टू m इंटू जी। क्लियर है? अब बताइए ये F कितना है, ये फोर्स कितना है? आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू E इंटू क्यू होता है, तो आप F की जगह यहां पर E इंटू क्यू इज इक्वल टू m इंटू जी लिख दीजिए। आपने F इज इक्वल टू E इंटू क्यू इज इक्वल टू m इंटू जी लिखा। अब आपको कंफर्म करना है, बताइए इस पे चार्ज कितना है। तो चार्ज कैसे निकालोगे? देखो इधर आप जानते हैं E को आप लिख सकते हैं, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या है? Q इज इक्वल टू m इंटू जी। अब आप यहां से Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी बनी देख लीजिए, Q इज इक्वल टू m g इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। तो ये आपके पास Q की वैल्यू आ जाती है। मैं आपको ये पॉइंट दोबारा समझाता हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। आपके पास यहां पर एक शीट दे रखी है, इस शीट पे चार्ज है, मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, आपको भी नहीं पता कितना चार्ज है, लेकिन इतना पता है कि इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली शीट पे जो चार्ज होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू पॉजिटिव। तो शीट का चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा। एक बात, इस शीट से कुछ डिस्टेंस पे यहां पर एक पार्टिकल लिया, जिस पार्टिकल का कुछ मास दे रखा है, और पार्टिकल का मास दे रखा है, तो ये पार्टिकल नीचे आने की कोशिश करेगा। जैसे आप इसको रिलीव कर दोगे, छोड़ दोगे, ये पार्टिकल नीचे आएगा अपने वेट से। कितना वेट है? mg वेट से ये पार्टिकल नीचे आएगा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अब दूसरी बात देखिए, यहां से ये पार्टिकल नीचे आएगा, अगर इसके ऊपर भी चार्ज है और इसके ऊपर भी चार्ज ले आऊं और इसके ऊपर भी मैं पॉजिटिव चार्ज ले आऊं, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा। तो इस शीट ने इस पार्टिकल को रिपेल किया ऊपर की तरफ, कितना फोर्स लगाया? F फोर्स लगाया। F फोर्स कितना होगा? F फोर्स इतना होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पार्टिकल यहीं पर रह जाएगा, ये पार्टिकल यहीं पर इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो जितना ये फोर्स था उतना ही वेट ये mg होगा, और F इज इक्वल टू E इंटू क्यू होता है, तो आपने लिखा पहले तो F इज इक्वल टू mg, ये हो गया। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं, सर यहां पर आपने नेगेटिव क्यों नहीं लगाया? बिकॉज सर ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल हमने मान लिया, तो सर ये तो मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। वो इसलिए नहीं लगाया बच्चों,
क्योंकि मुझे यहां से चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए, और चार्ज के मैग्नीट्यूड में मुझे जो जो टर्म्स यूज करनी है उनका भी मैग्नीट्यूड ही चाहिए, इसलिए नहीं लगाया नेगेटिव। तो F की वैल्यू कितनी होती है? E इंटू क्यू, दिस इज E इंटू क्यू इज इक्वल टू M इंटू जी। अब आप बताइए E की वैल्यू कितनी है? E ये रहा, कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इज इक्वल टू M इंटू जी। आगे चलिए, यहां से Q की वैल्यू इज इक्वल टू mg इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। सो यहां से आपने Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। देखिए m आपके पास दे रखा है, ये रहा, आप ग्राम में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे है? आप यहां से इंटू 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ गया 9 इंटू 10 टू पावर -8 किलोग्राम। ये आपके पास हो गया है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो आपने यहां पर m की वैल्यू पुट की, g की वैल्यू 9.8 है, 2 एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। उसके बाद ये आपकी सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है, आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 112, यानी कि क्वेश्चन नंबर 112 आपके पास है। 112 क्वेश्चन आपका है। 112 नंबर क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट को आप देखिए एक बार, कैसे इसकी स्टेटमेंट में कह रखा है उसके बारे में हम बात करते हैं, और फिर इस क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात हमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 112 में, उसको समझिए क्या कहा है। ए 1 मिलीग्राम बॉल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम। तो ठीक है, आपको कहा गया है दिस इज क्वेश्चन नंबर 112। इसमें कहा आपके पास एक बॉल दे रखी है, उस बॉल का मास आपको गिवन है, और जो बॉल का मास गिवन है वो वैल्यू आपको दे रखी है 1 मिलीग्राम। तो ठीक है, 1 मिलीग्राम बॉल का मास है। तो अब सबसे पहली बात तो हम इस मास को यहां पर किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अब आप देखिए इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको समझिए। सबसे पहली बात तो इस मिली को खत्म करो, 1 इंटू 10 टू पावर -3, मिली की जगह 10 टू पावर -3 लगाया, साथ में यहां पर ग्राम हो गया। आगे बढ़ो, 1 इंटू 10 टू पावर -6 किलोग्राम, ये आपके पास मास की वैल्यू आ जाती है। अब हम और आगे चलते हैं। इसने कहा जो बॉल आपके पास दे रखी है उस बॉल पे चार्ज भी है, तो बताइए बॉल पे चार्ज कितना है? बॉल पे चार्ज है 2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम, ये बॉल पे चार्ज है। इस बॉल को आपने किसी थ्रेड के साथ हैंग कर रखा है। तो ठीक है, आप यहां पर इस तरह से डायग्राम बना लीजिए कि आपने यहां से इस तरीके से इस बॉल को, मान लीजिए आपने बॉल को यहां पर हैंग कर रखा है, ये लीजिए, ये बॉल को आपने यहां पर हैंग कर रखा है। ठीक है, इस पेंडुलम को देखो, ये पेंडुलम का बॉब है। क्लियर? पेंडुलम के बॉब का मास दे रखा है, पेंडुलम के बॉब पे कितना चार्ज है ये भी आपको दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा है, फिर कहता है when a large conducting plate of charge is brought near the ball, जब एक लार्ज कंडक्टिंग प्लेट को आप लेकर आएंगे जिसके ऊपर चार्ज भी है, उसको आप बॉल के पास लेकर आएंगे, the thread makes an angle of 30 degree with the plane. What is the surface charge density of the plate? क्वेश्चन समझिए क्या है। ये कहता है आपके पास यहां पर एक थ्रेड है, इस थ्रेड के साथ आपने एक छोटा सा पार्टिकल बांधा, उस पार्टिकल का मास दे रखा है, उस पार्टिकल पे कितना चार्ज है ये भी दे रखा है। अब हम इस पार्टिकल के पास यहां पर एक शीट ले आते हैं, जिस शीट के ऊपर कुछ चार्ज है। तो ये लीजिए, यहां पर हम लोगों ने ये शीट ले ली, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे नैरो दिखा देता हूं। ये लीजिए, ये शीट हमने यहां पर ले ली है। आगे चलिए, जो ये शीट हमने यहां पर ली है, इस शीट की वजह से
जब आप जानते हैं शीट पे चार्ज है, तो ठीक है, मैंने इस शीट पे यहां पर चार्ज बना दिया, ये रही शीट और इस पे चार्ज है, इसको मैं बना देता हूं, बोल देता हूं, दिस इज ए शीट। चलिए, और इस शीट पे जो चार्ज है, इस शीट ने इस चार्ज पार्टिकल को, डेफिनेटली ये शीट रिपेल करेगी, तो चार्ज पार्टिकल को इस शीट ने रिपेल कर दिया। अब जब ये रिपेल हुआ तो अब इसकी नई कंडीशन देखिए क्या है, ये नया अब कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, अगर इसको शीट ने रिपेल किया है तो कंडीशन कुछ इस तरीके से हमारे पास बनती है। आप उस कंडीशन को समझिए क्या है। देखिए, शुरुआत में जो हमारा पेंडुलम दे रखा है, वो पेंडुलम हम शुरुआत में कुछ इस तरीके से यहां पर बना देते हैं। ये लीजिए, हमने ये पेंडुलम ले लिया, ये रहा, ये हमारा पेंडुलम है। ये पेंडुलम की इनिशियल कंडीशन है। जब इस पेंडुलम के पास शीट आ गई, अब पेंडुलम यहां नहीं रहा, अब पेंडुलम यहां से मुड़ के यहां आ चुका है, यानी कि अब पेंडुलम इस डायरेक्शन में यहां पर आ गया है। तो ये लीजिए, ये पेंडुलम अब यहां पर हमारे पास आ गया है, ये रहा। तो आप लोगों ने इस कंडीशन पे एक देखा, ये आपके पास एक इस पेंडुलम की इनिशियल पोजीशन हो गई है, यानी कि पेंडुलम इनिशियली यहां पर था, अब पेंडुलम यहां पर आ चुका है। ये पेंडुलम की इनिशियल पोजीशन है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है। आगे चलिए, और जो शीट है वो शीट भी मैं बना देता हूं, क्योंकि उसी शीट की वजह से ये गया है। तो मैं शीट को थोड़ा यहां बना देता हूं। ये लीजिए, ये आपने शीट बना दी है, ये रही, एंड दिस शीट कंटेन्स चार्ज। इस शीट पे चार्ज भी है, ये रहा। आगे चलिए, अब एक बात बताइए, इस शीट की वजह से ये जो पेंडुलम यहां पर था, ये पेंडुलम यहां से डिस्प्लेस होकर इधर चला गया और 30 डिग्री का एंगल इसने बना लिया है। आपको कैलकुलेट करनी है, बताइए इस शीट की, जो आपके पास ये वाली शीट है, बताइए इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी वी हैव टू कैलकुलेट। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये बताइए, यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि सोचिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, किसी भी शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या बनती है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी शीट की बनती है, दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। दिस इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ये शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका और भी है। वो क्या है, वो आप अब यहां से थोड़ा सा इसको डिराइव कीजिए, फिर आप उस मेथड को इजीली सीख सकते हैं। चलिए पहले उसको डिराइव करते हैं, फिर उसको सीखते हैं। अदरवाइज आप ये भी जानते हैं, यहां से सुन लीजिए इसके अंदर क्या है, वो ये है, जब ये पेंडुलम का बॉब यहां बंधा है, तो इस पेंडुलम के बॉब में जब ये इस पोजीशन से यहां पर आएगा, डेफिनेटली इस पेंडुलम के बॉब में कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट होगी। जब इस पेंडुलम के बॉब में टेंशन क्रिएट होगी, तो आप जानते हैं टेंशन हमेशा वहां क्रिएट होती है जहां पर वो टाइड होता है, जहां पर वो बंधा हुआ होता है। तो डेफिनेटली टेंशन इसके अंदर यहां पर क्रिएट होगी। ये रही टेंशन का पॉइंट। आगे चलिए, अगर आप ये वाली लाइन इधर ड्रॉ कर दें, तो आप जानते हैं दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। और सुनिए, यहां पर जो एंगल 30 है, इसका एक कंपोनेंट ये बन गया, टेंशन का एक कंपोनेंट t cos थीटा हुआ, टेंशन का दूसरा कंपोनेंट यहां पर हुआ, दिस इज t sin थीटा। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो ये वाली शीट है, इस शीट ने इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाया, दैट फोर्स विल बी अलोंग दिस वे। वो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है। चलिए दूसरी बात, इस शीट की जो इस पार्टिकल का वेट होगा, वो वाला डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये रहा। अब आप सोचिए आप कैसे करेंगे। आपके पास यहां पर पेंडुलम का बॉब है, तो पेंडुलम का बॉब यहां से मूव करके यहां पर आ गया। जब पेंडुलम का बॉब यहां से मूव करके यहां पर आया, तो पेंडुलम के बॉब के स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हुई। वो टेंशन हमने टी टेंशन ली। यहां पर एंगल 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये वाला भी 30 डिग्री ही होगा बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल है। अब इस टेंशन का ये वाला कंपोनेंट आपने 10 t cos थीटा लिया, थीटा यहां पर 30 डिग्री है। तो जब आपको जरूरत पड़ेगी
तब आप यहां पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा थीटा यहां पर 30 डिग्री है। चलिए आगे और क्या है, यहां से देखिए this t cos theta will be equal to mg and this f is equal to t sin theta। आप कहोगे सर ये और ये इक्वल क्यों है, ये और ये इक्वल क्यों है? वो इसलिए है बच्चों क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है कि ये यहां से डिस्प्लेस होके यहां पर आ गया, अब ये और डिस्प्लेस नहीं हो रहा। अगर ये और डिस्प्लेस नहीं हो रहा तो इन दैट कंडीशन हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। और जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाती है, और नेट फोर्स जीरो सिर्फ तब होगी जब अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेती हैं। दैट्स व्हाई इसकी अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। अब आप देखिए अगर अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं तो कैसे? आप देखिए t sin थीटा ये रहा, दिस t sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू किसके? f के, और ये f किसके बराबर है? दिस इज E इंटू Q। तो आप यहां पर f लिखो या आप यहां पर E इंटू Q लिखो, ये रहा। दूसरा अगर आप देखें तो t cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू g, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो देन इट विल बी t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पर हुआ E इंटू Q अपॉन में हुआ m इंटू G। इस t से ये वाला t कैंसिल हुआ, sin अपॉन cos आपके पास tan थीटा आ चुका है, दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू, आगे बढ़िए, दिस इज E इंटू Q अपॉन m इंटू G। ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं तो अब आप देखिए आपके पास यहां पर और क्या वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट की, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, यहां पर इस E को यहीं रखो, बताओ क्या बनेगा? mg, आगे बढ़िए, mg इंटू tan थीटा अपॉन में और क्या है? दिस इज Q। ये आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने का कारण मैं बताता हूं। आप ये बताइए यहां पर जो ये शीट है इसके ऊपर चार्ज भी है और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब आप ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है जो हम यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी निकालते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है? आप ये बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आता है, दिस इज, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है, आपको यहां से सिग्मा ही तो कैलकुलेट करना है। अब पहला क्वेश्चन आपके पास ये आता है, आप यहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लोगे या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लोगे? इसका आंसर आपको इसके अंदर मिलेगा। इसने कहा है ए लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपने एक लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट ली है बेटा, आपने इनफाइनाइट शीट नहीं ली है, माइंड इट। आपके पास जो शीट है इट विल नॉट इनफाइनाइट शीट। वो शीट आपकी इनफाइनाइट शीट होती तो डेफिनेटली हम उसके अंदर ये बोलते कि वो इनफाइनाइट शीट है। दैट्स व्हाई आप उसके अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले सकते हो, लेकिन ये शीट आपकी इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब इस शीट की आपके पास कुछ ना कुछ थिकनेस जरूर होगी। दैट्स व्हाई अगर इसकी थिकनेस है तो उस केस में थिकनेस वाली शीट, उस केस में आप फॉर्मूला लगाते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? आई रिपीट, ये शीट आपके पास इनफाइनाइट शीट नहीं दे रखी, उसने कहा लार्ज शीट है, तो ठीक है लार्ज की कोई बात नहीं है। ऐसे केस में हम शीट को फाइनाइट थिकनेस वाली लेते हैं, और जब शीट फाइनाइट थिकनेस वाली होती है तो भी कुछ देर पहले मैंने लिखा, जब फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था आपको इससे पहले वाला, उसमें लिख रखा था कि इनफाइनाइट होगी तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और अगर फाइनाइट होगी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, आपको सिग्मा निकालना है, निकाल लीजिए कितना होगा, सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, आपके पास सिग्मा कैलकुलेट करने का मेथड आ गया, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एप्सिलॉन नॉट आपको पहले से पता है। एप्सिलॉन नॉट कौन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, ये आपके पास वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, हम उसके बारे में अब यहां पर डिस्कशन करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से सुनिए, उसके बारे में पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, देखिए, इट सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 118 में हमें कहा गया, सॉरी दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है 118 ही है। क्वेश्चन नंबर 118 में, क्वेश्चन नंबर 118 में हमें क्या कहा गया उसको सुनिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, इट क्वेश्चन सेज दैट, कहता क्या है, ये कहता है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आपने एक इनफाइनाइट लाइन शीट ले ली, लाइन चार्ज प्रोड्यूस बोलते हैं इसको, सॉरी इट्स नॉट अ शीट, इट्स ए लाइन, यानी कि लेंथ में कोई चीज है, जैसे कि सरिया होता है बहुत लेंथ में, उसका सरफेस एरिया नेग्लिजिबल होता है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। सो एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ, आपके पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो लीजिए आपने यहां पर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज बना लिया और इसके ऊपर चार्ज तो है नो डाउट, इसके ऊपर आपने चार्ज भी ले लिया, ये रहा, और इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, सो यहां पे डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर के डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास दे रखी है, इसने कहा कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आप जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, और लैम्डा का फॉर्मूला अगर हम देखें तो लैम्डा का फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास ऐसे केस में नहीं आएगा। सबसे पहली बात आप देखिए, आपको क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ये आपके पास एक शीट दे रखी है, ये आपके पास एक लाइन चार्ज दे रखी है, नॉट ए शीट, इट्स ए लाइन चार्ज, यानी कि लेंथ में एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ में मैटर कर रही है, उसका सरफेस एरिया नेग्लिजिबल है, दैट्स व्हाई हम इसको लाइन चार्ज बोलते हैं। इसके ऊपर चार्ज है और इसके चार्ज की वजह से इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गई है। आप बताइए यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? सो आवर क्वेश्चन मार्क इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझिए कैसे निकालेंगे। इस लाइन की वजह से, यानी कि लाइन चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको पता है, दैट फॉर्मूला इज लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। दिस इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास आता है। अगर ये फॉर्मूला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पता है, आपको आर डिस्टेंस का पता है, आपको एप्सिलॉन नॉट का पता है, देन आपको लैम्डा ही तो कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा कैसे निकालोगे? लैम्डा इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये फॉर्मूला हमारे पास, सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी का ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो डेफिनेटली हम लाइन चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कहा है, आप इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें कहा गया है ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। ठीक है,
आपने यहां पर एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया, ये आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर का सेंटर है। इसने कहा कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस आपने r मान लिया और इस r की वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू, यहां पर दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो ये आपको 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर आपको इसकी रेडियस मिल गई है। इसके पास अननोन चार्ज है, कितना चार्ज है वो चार्ज हमें नहीं पता, इसके ऊपर कितना चार्ज है। आगे चलिए, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, ठीक है, ये स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि यहां पर, दैट मींस यहां से लेके और ये डिस्टेंस आपके पास 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर हो चुका है। आई रिपीट, आपके पास यहां पर एक स्फीयर दे रखा है, इस स्फीयर के ऊपर सरफेस पे चार्ज है, हमें नहीं पता कितना चार्ज है। एक बात आपको पता होगा, किसी भी स्फेरिकल सरफेस को जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो होता है स्फीयर के ऊपर सरफेस पे, लेकिन चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है सरफेस इस स्फीयर के सेंटर पे। तो नो डाउट अगर इसके ऊपर चार्ज होगा, और डेफिनेटली इसके ऊपर चार्ज है क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो होगा इसके सरफेस पे, लेकिन वो चार्ज कॉन्सेंट्रेट होगा इसके सेंटर पे। अब हम यहां से अगर आते हैं तो इस पॉइंट पर आप इसको समझिए। इसने कहा है क्वेश्चन में, कहता है इस पोर्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1.5 इंटू 10 टू पावर 3। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है। आपसे पूछा है फाइंड, दो चीजें हैं। अब इसने पूछा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। आप ये बताइए स्फीयर पे नेट चार्ज कितना है। सबसे पहली बात आप एक चीज देखिए, अगर आपके पास ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, इस स्फीयर के सेंटर से कुछ डिस्टेंस ले लो, बट वो स्फीयर के बाहर अगर है, तो उस बाहर वाले सरफेस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी गई है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप निकालते हो, दिस इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आती है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, आपको r की वैल्यू दे रखी है, दिस इज ये रहा r। अब आप इसमें रेडियस मत ले लेना, ये r का मतलब सेंटर से लेके जिस पॉइंट तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये वो वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है। आगे चलिए, नेक्स्ट आपको यहां से Q चार्ज कैलकुलेट करना है, देन Q इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। लीजिए, आपको चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ जाएगी। कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। बट याद रखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है। साथ में r, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r, ये आपके पास आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उसको समझिए। वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको सुनिए। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। देखिए क्वेश्चन नंबर 121, इसका मैं आपको हिंट प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकें। देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 121, इस क्वेश्चन नंबर 121 में आपको यहां पर कुछ इस तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस दे रखा है। आप इसको इधर ले लें, इसको इधर और इसको इधर, इसको आप इसके साथ मिला दीजिए। यहां से आप इधर, यहां से इधर, सॉरी, आप यहां से इधर इस पोर्शन पे, यहां से इधर इस पोर्शन पे, इसको आप इसके साथ मिला दीजिए।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस बन चुका है, ये रहा। अब यहां ओरिजिन से लेके और जहां पर ये हमारा इस क्यूबिकल सरफेस की ये वाली साइड बढ़ती है, यहां तक का डिस्टेंस हमें a दे रखा है। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू a। इस स्फेरिकल सरफेस की हर एक जो साइड है दैट इज आल्सो इक्वल टू a। आगे चलिए, आपको कहा है इसने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज mx की पावर 1/2। इलेक्ट्रिक फील्ड जो y एक्सिस के अलोंग है और जो z एक्सिस के अलोंग है, these both electric field are 0 और m की वैल्यू दिस इज 800। m की वैल्यू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2 है। आपको पहला केस फ्लक्स कैलकुलेट करना है, दिस इज। सेकंड केस जो आपको निकालना है वो है यहां पर आपको चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दिस इज चार्ज। एक बात और, जो ये साइड में रखी है दिस साइड इज 0.1 मीटर। सो आप क्वेश्चन लिखिए कैसे करेंगे, समझिए। आपके पास यहां पर ये एक क्यूबिकल बॉक्स दे दिया, इस क्यूबिकल बॉक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है दिस इज हाउ मच, ये रही m x की पावर 1/2। अब आप क्वेश्चन समझिए किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में हम यहां पर डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। समझिए, अगर आप पहले वाले सरफेस को इसको ले तो इस सरफेस का सरफेस एरिया तो चाहे कुछ भी हो, इसका एरिया वेक्टर ये रहा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो एंगल 90 हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, एरिया वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है, एंगल 90 हुआ, cos 90 0 हो गया। अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं, इस सरफेस में यहां पर एरिया वेक्टर ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, एरिया वेक्टर यहां पर वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई डैश के अलोंग है, यहां पर भी एंगल 90 हुआ, रिजल्ट 0 आ जाएगा। तीसरे केस की बात करते हैं, जो ये सरफेस आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस है, इस सरफेस में एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, ये रहा एरिया वेक्टर अलोंग z एक्सिस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस है, एंगल अभी भी 90 डिग्री ही है। सो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका भी 0 होगा। अगर हम इसके पीछे वाले एरिया की बात करें, जो ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया पीछे की तरफ, इसका एरिया वेक्टर अंदर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, एंगल अभी भी 90 होगा, तो cos 90 ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो एरिया वेक्टर बचे हैं, जो अभी तक आपके पास है, वो सिर्फ एक तो इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर आपने इधर ले लिया, दिस इज एस वेक्टर, मैग्नीट्यूड हो गया ए स्फीयर। ये वाला एरिया वेक्टर इधर आ गया, दिस इज एरिया वेक्टर एस वेक्टर, मैग्नीट्यूड हो गया ए स्फीयर। आगे चलिए, अब आप यहां पर देखिए, ये लेफ्ट वाला एरिया है, ये राइट वाला एरिया है। बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स अलोंग लेफ्ट साइड कितना होगा? तो वो होगा दिस इज ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू अगर आप देखें तो ई वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी और उसमें एम की वैल्यू आपको पता है। चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। एस वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंगल 180 हुआ, इट शुड बी माइनस ई एस cos ऑफ 180 डिग्री। cos 180 -1 होता है, इट शुड बी माइनस ई इंटू एस। आपके पास आ गया है। अगला स्टेप आगे समझिए और क्या है। अब इसने कहा है हमें यहां पर फाई ऑफ एल इज इक्वल टू, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करें। एम की जगह आप यहां पर लिखे 800, यहां पर x की जगह आप ये डिस्टेंस लिखें, दिस इज 1/2 पावर हो गई और ये आपके पास साथ में आ गया है। दिस इज फ्लक्स, ये फ्लक्स आपका बना साथ में। आपने ये वाला एरिया नहीं लिखा,
इसका एरिया देखिए, दिस इज ए स्क्वायर, तो आपने एरिया लिखा ए स्क्वायर, आपके पास रिजल्ट आ गया -800 a की पावर 5/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम फ्लक्स निकालते हैं राइट साइड का। राइट साइड का फ्लक्स आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो एंगल आपके पास 0 आ गया। उस केस में आप E वेक्टर डॉट S वेक्टर इज इक्वल टू ES cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 1 होता है, तो ये आपके पास आ गया E इंटू S। सो राइट साइड में फ्लक्स होगा, E की वैल्यू अब आप देखेंगे, यहां से लेके देखिए E की वैल्यू में सिंपली m इंटू एक्स की पावर 1/2 है। अगर आप m की बात करें वो 800 है, तो आप यहां पर इस E की जगह m लिखें और m की वैल्यू 800 डाल दें। साथ में x की पावर 1/2 है, बट x यहां से लेकर अब यहां तक का डिस्टेंस है, क्योंकि अब हमने एरिया ये लिया, तो अब x की जगह यहां पर आ जाएगा 2a, ये हो गया। आगे चलिए, सो ये आपके पास इतनी वैल्यू आई, साथ में इसकी पावर 1/2 है, साथ में एरिया आ गया। एरिया कितना होता है, दिस इज जो एरिया की वैल्यू हमारे पास, इसका एरिया अगेन ए स्क्वायर, इसका एरिया हुआ। हमारे पास रिजल्ट बना है, दिस इज हाउ मच, ये रिजल्ट हमारे पास आया √2 इंटू 800 इंटू a की पावर 5/2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आपसे टोटल फ्लक्स पूछा जाए, दैट विल बी लेफ्ट, राइट साइड के फ्लक्स में से लेफ्ट साइड का फ्लक्स सब्ट्रैक्ट कर दो। राइट साइड का फ्लक्स कितना है, √2 800 a की पावर 5/2 माइनस यहां पर 800 a की पावर 5/2 आपके पास आया। आप लोग सर सब्ट्रैक्ट क्यों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐड कर लो। जब आप ऐड करोगे तो ऐड करते हुए एक बात का ध्यान रखोगे, राइट वाला फ्लक्स पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला फ्लक्स नेगेटिव है, वो ऑब्वियसली अपने आप फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आपको यहां पर टोटल फ्लक्स कितना मिला, दिस इज √2 बाहर निकाल लो, और आपके पास 800 है, a की पावर 5/2 है, तो ठीक है, आप यहां से 800 बाहर निकाल लें, a की पावर 5/2 बाहर निकाल लें, अंदर बचेगा √2 - 1। ये आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, a की वैल्यू जो आपको दे रखी है, दिस इज इक्वल टू 0.1, वो आप यहां पर लिख दोगे। सेकंड केस, अब आपको इसके अंदर चार्ज भी निकालना है। चार्ज जो होता है वो अगर आप देखें तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0, तो चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू ε0, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, फ्लक्स की वैल्यू हो गई 800 a की पावर 5/2 √2 - 1 और इनटू ε0। सो ये आपके पास टोटल वैल्यू चार्ज की भी आ जाती है। यहां पर हमारे इसके न्यूमेरिकल फिनिश होते हैं। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल इसके हैं, जो डाउट्स आपको इसमें आए, वो डाउट्स आप मुझे दे दें। मैंने हर टाइप के 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश की है। इसके अंदर टोटल न्यूमेरिकल्स आर 122, यानी कि 122 न्यूमेरिकल्स इसमें हैं। तो सारे न्यूमेरिकल बोर्ड पे कराना पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आप, मैंने जितने कराए हैं अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको 22 आई थिंक इट्स नियर अबाउट 40 के आसपास मैंने करवा दिए हैं। तो 40 के आसपास जो मैंने करवाए हैं, उन न्यूमेरिकल्स के बाद आपको और जो प्रॉब्लम आती है वो मुझे आप पर्सनल कांटेक्ट कर लें, मुझे व्हाट्सएप पे उसका पिक भेज दें, मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। ऑल द बेस्ट।